नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने जब पढ़ाई किया करता था तो उस समय में भारत संचार क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा था। सपनों में आता था कि कभी कोई ऐसी चीज होगी जिसमें हम कान पे लगाएंगे और अमेरिका में दूसरे छोर पे बैठा हुआ आदमी उसको सुन रहा होगा। बच्चे पढ़ने जाते थे हॉस्टल में तो माँ बाप खत लिखा करते थे और खत के जवाब का इंतजार किया करते थे कि बच्चे की सकुशलता उस खत से मिलेगी। जब वो खत खोलते थे तो सपने जग जाया करते थे बच्चे ने क्या लिखा होगा। राजीव गांधी के दौर में एक ऐसा शख्स भारत में आया, एक ऐसा शख्स इंडिया में आया जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। आज जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, आज मैं कंप्यूटर के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। भारत के करोड़ों लोग मोबाइल में हाथ में लेकर पूरी दुनिया को देख रहे हैं। इस संचार क्रांति के पीछे एक शख्स है, उसका नाम है सैम पित्रोदा। पूरी दुनिया आज उस शख्स को सम्मान करती है। काफी एज है उनकी, लेकिन अभी भी रोज सैकड़ों मेल का जवाब देते हैं, एक नई किताब लिख रहे हैं। और राहुल गांधी जब भी विदेश आते हैं, जब लंदन में होंगे, अमेरिका में होंगे, किसी बड़े देश में होंगे, तो आप उनको एक नई ऊर्जा के साथ सैम पित्रोदा के साथ देखेंगे। कहा जाता है कि कुछ लोगों का दिमाग कंप्यूटर से तेज होता है, तो सैम पित्रोदा जी भी उनमें से एक हैं। बहुत अच्छे ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी रखते हैं और इस समय डेमोक्रेसी के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो किताब भी उनकी बाकी किताबों की तरह तूफान मचाएगी। अमेरिका में वो जब रहते हैं, शिकागो में रहते हैं, पूरा अमेरिका का बड़े से बड़ा आदमी जानना चाहता है उनके बारे में, उनसे संवाद करता है। और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के वो मित्र रहे हैं, पद्मश्री और कई दुनिया का सैकड़ों अवार्ड उनको मिले हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया, मैं राहुल गांधी के विदेशी दौरे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या अंतर आया है, और राहुल गांधी से जब वो मिले थे भारत जोड़ो यात्रा से पहले और बाद, तो क्या राहुल गांधी में फर्क उन्होंने देखा। मैंने रावसैन पित्रोदा जी से अनुरोध करके उनसे समय लिया और विस्तार से बातचीत करी। भारत की दुनिया में क्या स्थिति है, भारत की दुनिया में क्या छवि है, आखिर क्यों है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मीडिया से बात नहीं करते। इन तमाम बड़े विषयों पे सैम पित्रोदा साहब ने मुझसे खुल के बात की है। तो मैं आपको सीधे उनका इंटरव्यू सुनवाता हूं। देखिएगा जरूर सैम पित्रोदा साहब को इस इंटरव्यू। स्वागत है सैम सर आपका हमारे साथ। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतने एक्टिव नजर आते हैं। जब राहुल गांधी अभी पिछले दिनों विदेश में थे तो आपकी बड़ी स्मार्ट स्मार्ट फोटो हमने उनके साथ देखी। तो सबसे पहला सवाल तो व्यक्तिगत ये है कि इस एज में आप इतने स्मार्ट, इतने तरोताजा रहते हैं, इतना पढ़ते लिखते हैं, इतनी इतनी एनर्जी, मतलब बड़ा ये मोदी जी वाला स्टाइल वाला सवाल है, इसकी लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी इस एनर्जी का राज क्या है। पहले तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। नो, थैंक यू। कोई राज है नहीं भैया, सीधी सादी बात है। कुछ तो करना है जिंदगी में, रिटायर होके बोर नहीं होना। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ अच्छा करते रहो, जिसमें दिल लगा हो, जिसमें आपका ज्ञान बढ़े, उपयोग में आए। और खुद का तो काम सब हो गया, अब दूसरों के लिए क्या करें। सो सुबह उठते हैं जल्दी 6:30-7 बजे और लग जाते हैं काम में। बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, लोगों से बातें करनी है। ये चलता रहता है सुबह 8 से रात को 11 बजे तक, एवरी डे। बहुत सारे वीडियो होते हैं और काम इंडिया में रहता है, यूएस में रहता है, यूरोप में रहता है, एशिया पैसिफिक में रहता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं मेक्सिको में, सो मेक्सिको में भी काम रहता है। सो कुछ ना कुछ लगा रहता है।
लोग मुझसे ये जानना चाहते थे कि सैम सर को पढ़ाई का टाइम कैसे मिल जाता है। मेरे ख्याल से आप एक नई किताब लिख रहे हैं अभी, मुझे किसी ने बताया, तो पहले उस किताब के बारे में जानना चाहूंगा। पहले कौन कौन सी किताबें आपकी आ चुकी हैं उनके बारे में, और कौन सी नई किताब लिख रहे हैं? देखिए, जब मैं जवान था तब मैं किताबें लिखता था टेक्निकल विषय के बारे में। मैंने डिजिटल स्विचिंग के बारे में एक किताब लिखी थी पहले, बहुत साल पहले, 70s में। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे IEEE ट्रांजैक्शन में और अदर पब्लिकेशंस में। कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, उसमें भी आर्टिकल्स लिखते रहते थे। उसके बाद पहली किताब लिखी गोर्बाचोव को मिलने के बाद। अच्छा। उसका नाम था एक्सप्लोरिंग फ्रीडम, रूट्स इन टेक्नोलॉजी। ओके। आई थिंक इट वाज इन 91 92 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद तो बहुत टाइम नहीं मिला क्योंकि आई वाज रनिंग अ बैंक इन लंदन। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नॉलेज कमीशन में लगे, इनोवेशन काउंसिल में काम किया। उसके बाद हमने सोचा कि अब 70 के हो गए हैं तो क्या पता 75 तक जिएंगे कि नहीं। तो इसलिए हमारी ग्रैंड डॉटर के लिए हमारी जिंदगी के बारे में किताब लिखी। अच्छा, उसका नाम क्या था? ड्रीमिंग बिग। ओके। क्योंकि वो जब बड़े हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद उनको भी टाइम मिलेगा बड़ी बड़ी किताबें मिलने का, लिखने का, पढ़ने का। तब वो पूछेंगे कि बूढ़ा कौन था जो यहां आया अमेरिका 80-100 साल पहले। जो भी उनके पिताजी उन्हें कहेंगे, वो हमारे सन, वो बात हमसे अलग होगी क्योंकि उनका तो जन्म हुआ था अमेरिका में। तो वो दुनिया को देखते हैं डिफरेंटली। और हमारा जो अनुभव है, जो गांव में हम रहते थे जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाथ से पानी खींचना पड़ता था कुएं से, गाय को धोना पड़ता था दूध के लिए, वो ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हमने हमारे जीवन के बारे में, हमारे पिताजी, माताजी, हमारी अर्ली लाइफ के बारे में शुरुआत करके एक किताब लिखी, ड्रीमिंग बिग। उसके बाद बीच में एक किताब लिखी थी, विजन, वैल्यू एंड वेलोसिटी, अमेरिका में। फिर लिखी ये रीडिजाइन द वर्ल्ड। और अभी एक नई किताब लिखी है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी गुड। ये जो नई किताब है इसकी भारत में बहुत जरूरत है, तो आपने क्या ये भारत को ध्यान में रख के लिखी है? भारत को और यूएस को, दोनों को। क्योंकि मैं सोचता हूं कि हमारे यंग लोगों को डेमोक्रेसी क्या चीज है वो अभी याद दिलाना इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें इंटेलेक्चुअल्स पढ़ सके और कुछ ज्ञान ले सके। ये किताब यंग लोगों के लिए है, जिन्हें याद दिलाना है कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। पहले तो डेमोक्रेसी कहां से आई, कहां है, क्या है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, ग्लोबल डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, और फिर डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन इंडिया। एक पहला भाग है, पार्ट 1। पार्ट 2 है more about relationship between capitalism and democracy, technology in democracy, values in democracy. Democracy is not about book of rules and regulations. It is about character.
It is about value, respect for other human being, equality, justice. It is about inclusion, diversity. It is about opportunities for all. हम लोग जब कहते हैं कि हम हिंदू देश हैं, हम भूल जाते हैं हम सब अफ्रीका से आए हैं। एवोल्यूशन थ्योरी देखिए आप, तो आप समझेंगे कि हम सब कहां से आए हैं। तो ये देश सबका है, ये देश एक ग्रुप का नहीं है। लोग अलग अलग जगह से आए, इंडिया में सेटल हुए। अब देखिए, लोग ईस्ट में अलग हैं, वेस्ट में अलग हैं, नॉर्थ में अलग हैं, साउथ में अलग हैं। कस्टम्स, देयर फूड हैबिट्स, their culture, language. So democracy is all about respecting diversity. Then there is a chapter on leadership. Okay, अभी दुनिया में there is a crisis of leadership everywhere. There is a crisis of leadership in America, in Europe, in other parts of the world. Leadership that is based on character, based on values. Leaders who are not focused on power and profit, but leaders who are focused on people and planet. So I give example of Gandhiji's leadership, Mandela's leadership, Martin Luther King's leadership, कि ये लोग कैसे लीडर थे और आज के लीडर्स कैसे हैं। झूठ बोलते हैं, कोई शर्म नहीं है, लोगों को उल्लू बनाते हैं, कुछ दुख नहीं होता उनको। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट लीडरशिप। एंड देन फाइनली इन द लास्ट चैप्टर आई टॉक लिटिल बिट अबाउट कि डेमोक्रेसी को रीडिजाइन कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें करनी चाहिए अभी, जिससे लोगों को ध्यान में आए कि डेमोक्रेसी को भी थोड़ी बदलनी है। ये किताब है। सैम साहब, चूंकि डेमोक्रेसी ये तो पास्ट वाली बात हो गई, गांधी जी से लेकर और मार्टिन लूथर किंग तक। मौजूदा दौर में आपके किताब में क्या मोदी जी और राहुल गांधी दोनों का जिक्र होगा, उनकी पॉलिसी का, उनके ख्यालात का? नहीं, मैं ये किताब में किसी इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं देता हूं। ओके, क्योंकि ये किताब इज मोर जनरल। इट इज नॉट अबाउट बाइडेन और मोदी और राहुल और somebody else, Okay. It is about the idea of democracy. It is not about an individual. Okay. But I do mention in Indian chapter few things about present government and what happened to Rahul Gandhi. I do mention in chapter on America कि ट्रंप से क्या हुआ, ट्रंप आने से कैसे देश बदला, more as an example. ओके सैम साहब, जब बात डेमोक्रेसी की हुई है तो मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि भारत में ये धारणा है कि जब राहुल गांधी विदेश आते हैं तो पिछले कई दौरों से हम देख रहे हैं आप उनके साथ रहते हैं। नेचुरली आप एक ऐसे नेता हैं जो उनके पिता के भी बहुत करीबी थे और उनके भी बहुत करीबी हैं। भारत में ये बात उठी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की आलोचना करते हैं, ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, पहले तो हम जब जाते हैं प्रदेश, तब हम लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि उनका विचार क्या है about global scenario, about economy, peace, about India, their own country, and relationship between India and their own country. हम किसी की टीका करने के लिए नहीं जाते हैं, ये तो उनका इंटरप्रिटेशन है ना। हम जब जाते हैं, सब पहले हम मिलते हैं, सब
पॉलिटिकल लीडर्स से, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो होते हैं उनसे मिलते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में राहुल जी भाषण देते हैं जब स्टूडेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, ये वन वे ब्रॉडकास्ट नहीं है कि हम वहां जाके भाषण नहीं देते, हम वहां जाके सुनते हैं लोगों से। और जो सत्य बोलना वो टीका नहीं होती। अभी आप ऐसे कहें कि इंडिया में मीडिया इज बायस्ड, वो टीका नहीं है, वो सत्य है। अगर ये कहे कि सरकार ये काम बराबर नहीं कर रही है, वो तो अपोजिशन का काम है। सरकार की टीका वो देश की टीका नहीं होती है, समझिए, वो अलग चीज है। दो देश देश है, देश महान है, देश की कोई टीका नहीं कर सकता। इतना बड़ा देश, उसको आप एक एंटिटी समझ के एक वाक्य से टीका नहीं कर सकते। सो इट इज रॉन्ग टू अस्यूम कि बाहर जाके लोगों के पास देश की टीका करते हैं। सैम साहब, उनका सैम साहब ये कहना है कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है। हम ये सच मानते हैं, आप हम ये सच मानते हैं, हम भी मानते हैं मीडिया को दबाया गया है। मीडिया इज वेरी बायस्ड। मैं तो देखता हूं कभी कभी तो पता चलता है कि जो एंकर लोग हैं वो तो अपना विचार बताते हैं। दे आर नॉट न्यूट्रल। दैट्स हाउ वी फील। नाउ वी कैन आर्ग्यू अबाउट द फैक्ट दैट what we feel is not right. That's a separate conversation. Okay. सैम साहब, अभी पिछले दिनों बाइडेन साहब आए थे जब भारत में, तो बाइडेन साहब के संग जो जर्नलिस्ट थे, ये बात हुई कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई G20 में, और जैसे ही बाइडेन साहब गए दूसरे कंट्री में, वहां उन्होंने ये बात कहा। तो क्या ये आप मानते हैं कि भारत की मीडिया नहीं, जो विदेश की मीडिया आती है भारत में, उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है? और जो बाइडेन साहब ने बाहर जाके कहा, तुरंत जाके कहा, वो क्या ठीक था भारत के लिए? देखिए, सच है वो सच है, उसके बाद बात करेंगे ठीक है कि ठीक नहीं है, किसके विचार से ठीक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे विचार से कुछ ठीक नहीं है, आपके विचार से ठीक होता है। इट्स ओके। जो मीडिया ओपन होता तो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? हर वक्त दो लीडर कंट्रीज के खड़े होके प्रेस के सामने चर्चा करते हैं, ये क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ा सीधा सवाल है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतने साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है? बिल्कुल सीधा सवाल है। आप आइए, देश के लीडर हैं, वी रिस्पेक्ट यू, बट वी वांट टू have our press interact with you. Let them ask you personal questions, questions on governance, party, policy, program, employment, inflation, economy, foreign policy. आप क्यों बात नहीं कर रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फिर कह रहे हैं कि प्रेस फ्री है। वो कैसे हो सकता है? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप प्रेस हैं। हम आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे कि संजय शर्मा हमारे दोस्त हैं। संजय शर्मा एक पब्लिक सर्विस करते हैं। संजय शर्मा का हक है हमें पूछने का, जो भी पूछना हो, हमारी पब्लिक लाइफ के बारे में और इवन पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि संजय शर्मा को हजारों लोग, लाखों लोग देखते हैं। अब मैं आपसे बात ना करूं और मैं कहूं कि मैं मीडिया में मानता हूं और आपको समझाऊं कि आप यही पब्लिश करिए हमारे बारे में,
वो तो ठीक नहीं है ना। That's true, that's true. अच्छा सैम साहब, आपने देश के इतने प्रधानमंत्री देखे, आप कई प्रधानमंत्रियों के सबसे करीबी थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्या चीज होती होगी, क्योंकि आप ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझते ही होंगे, ऐसा क्या डर है जो वो प्रेस से बात नहीं करते हैं? ऐसा क्या नाराजगी है, डर है क्या, कारण क्या है? वो तो उन्हें बताना है आपको, मैं कैसे बता सकूंगा? वो तो उनकी जवाबदारी है। निश्चित इसके बिल्कुल। सामने आके कहना है कि भाई मुझे ये बात का डर है, इसलिए मैं प्रेस से नहीं बात करता हूं। वो भी बोलना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। वो कह सकते हैं कि भाई देखो, हमें प्रेस से ये बात का डर लगता है और हमें प्रेस इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम नहीं कहते हैं। ठीक है। अच्छा सैम साहब, आप चूंकि वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के बड़े रेपुटेटेड लोगों में से आप हैं, और वहाँ के जर्नलिस्टों से भी आप मिलते होंगे, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मिलते होंगे, भारत के मूल के लोग जो उनसे भी मिलते हैं। ये बात भी वहाँ क्या चर्चा का विषय है कि भारत के बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर प्रेस से नहीं मिलते हैं? बिल्कुल विषय है, बहुत बड़ा विषय है, क्यों नहीं होगा? बहुत बड़ा विषय है कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और आप मीडिया से और पब्लिक से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। आप खाली ब्रॉडकास्ट ही करते हैं माइक्रोफोन की तरह। वो देश के लिए भी वाजबी नहीं है। सैम साहब, राहुल गांधी पे आते हैं दोबारा दोबारा लौट के। एक ऐसा नेता जिसने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी तस्वीर बदली है। हाँ, सोशल मीडिया पे उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, और भीड़ भी उनके पास बहुत आ रही है, लोग संवाद करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का वर्जन चेंज हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या देश को पहली बार राहुल गांधी ने जाना है, या कोई और वजह है? देखिए, हम ऐसा मानते हैं, हमने किताब में भी लिखा है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उनकी, हमारी दृष्टि से, आई कुड बी रॉन्ग, एक बड़ी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि कांग्रेस को और गांधी फैमिली को बदनाम किया जाए सिस्टमैटिकली। कोर्ट केसेस लगा दिए सब, और ऐसा मीडिया में माहौल बनाया गया कि राहुल गांधी पप्पू है। करोड़ों करोड़ों रुपए उनके पर खर्चे किए गए। पहले तो ऐसा कहा कि वो कॉलेज ही नहीं गए, उनके पास डिग्री ही नहीं है। अब आप जब झूठ बोलते हैं, तब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको बताएं कि भाई ये झूठ है। लेकिन आप जो 50 जगह से झूठ बोले, तो हम तो वो कर नहीं सकते 50 जगह। सो ये एक अटैक हो जाता है किसी पे, और ये अटैक से आप इतने कमजोर हो जा सकते हैं कि इट विल हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर माइंड सेट। आपके दिमाग में बहुत असर हो जाएगी। हम तो देखिए, एक चीज सीखे हैं कि कभी भी आपके बारे में जो लिखा हो वो मत पढ़िए। गुड आइडिया। आपसे मैं इंटरव्यू करता हूं, मैं कभी देखता नहीं इसके बाद, बहुत कभी बढ़िया, नहीं वेरी देखता। गुड। ओके, क्योंकि मेरा काम है आपसे बात करने का। आपका काम है जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो पब्लिक को बताने का। ओके, मैंने मेरा काम कर दिया। अब मैं उसमें जाके देखूं कि आपने क्या सिलेक्ट किया, क्या नहीं किया, तो इट विल अफेक्ट माय माइंड। इट विल आल्सो अफेक्ट माय माइंड अबाउट यू। तो मैं कभी भी जो भी हमारे बारे में लिखा जाता है न्यूज़पेपर में, कभी नहीं पढ़ता। हमें जो काम करना है वो करना है। आप हमारा विचार मत बदलिए, मैं सुनूंगा आपको। दैट इज ओके, आई विल लिसन टू यू, आई लिसन टू माय फ्रेंड्स, आई लिसन टू माय फैमिली, लिसन टू माय कलीग्स, वो अलग चीज है। तो राहुल गांधी पे अटैक सब दिशा से किया गया, और मीडिया में उन्हें ऐसे बताया गया
कि जब जब कुछ छोटी सी बात बराबर नहीं हुई उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके पब्लिक में डाला गया। लास्ट इलेक्शन में, इसके पहले इलेक्शन में जब मैं वहां आया था कैंपेन के लिए, पंजाब में मैंने कुछ कहा कि हुआ तो हुआ। इट डिड नॉट मीन व्हाट दे सेड, इट बेसिकली मेंट कि भी अब लेट्स मूव ऑन। अब उन्होंने वो लेके 5 मिनिस्टर बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले, ओके, उल्टा सीधा करके गड़बड़ कर दिया। ठीक है, हमें तो कोई गुस्सा नहीं आया। वो इतना चला कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वाज आल्सो अपसेट, राहुल आल्सो हैड टू से दैट सैम पित्रोदा शुड अपोलोजाइज। हमें तो कोई बुरा नहीं लगा, ठीक है, आई विल अपोलोजाइज, भाई क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज आई डिड नॉट से इट। तो ये लोग ऐसा करते रहते हैं, समझे। So Rahul Gandhi, when he decided to have Padyatra, he could bypass media. और लाखों लोग उनके साथ आए और उन्होंने खुद अपना खुद का अनुभव ट्वीट करना, व्हाट्सएप मैसेज करने में लगा दिया। तो मीडिया बिल्कुल बायपास हो गया। पब्लिक बिकेम ए मीडिया चैनल एंड पब्लिक सेड ही इज वेरी गुड, he is loving, he is caring, he is normal, he is intelligent, he is knowledgeable, जो मीडिया नहीं बता सकती थी, क्योंकि मीडिया को बताया गया है कि इनको अलग से बताना है। So when public took over media, real Rahul Gandhi appeared in front of people of India. Now they know that he is not Papu. He is highly read. He can interact with best of the best universities in the world. He can discuss with press, media. He may make mistakes here and there, which is okay. We are all human beings. Okay, it's perfectly all right to make mistakes, but to face intellectuals, media, international audience, students, politicians, require certain courage, certain understanding, certain clarity, certain commitment to truth. And people are now beginning to see that Rahul Gandhi is not what these people have been projecting. Rahul Gandhi has a lot of substance. He may have a difference in style. We all have difference in style. I can never meet your style. I'm not humanly capable. You know, like my mother used to say, why do you keep this beard? Okay, because she didn't like beard. That's okay. But figure, all right, Mataji, namaste. That's fine. So आप सबको तो प्लीज कर नहीं सकते, लेकिन आपकी खुद की जो स्टाइल है वो एक मैसेज देती है। राहुल गांधी का क्या मैसेज है? मैं जवान हूं, to me he is good looking, physically fit, lots of energy, his own style of
dealing with things which may not be to my style, which is okay, because I also have my style of doing it. He's committed to India 150%. When people say his commitment is not there, poor guy every day is working on India. Okay, how much more commitment you want? Somebody who walks 4,000 kilometers, उनसे ज्यादा क्या कमिटमेंट चाहिए? ठीक, अभी आप कहीं टूर में चले गए तो ठीक है, उनकी स्टाइल है वो, उनके करने दो उनको, आपको पसंद नहीं है तो ठीक है. So Rahul Gandhi is knowledgeable, capable, serious player. But serious does not mean somebody maneuvering, somebody cheating, somebody manipulating, okay, somebody telling you one thing and doing exactly opposite. हमको याद है कि राजीव गांधी के जमाने में लोग कहा करते थे कि राजीव गांधी इज स्टिल नॉट ए ग्रेट पॉलिटिशियन. सो मैं उनको पूछता था क्यों? बोले वो तो बड़े सीधे साधे हैं, पता चल जाता है उनको क्या करना है. तो ये जो डेफिनेशन है कि टू बी ए गुड पॉलिटिशियन इन इंडिया यू हैव टू लाई, cheat, hurt people. ये सच बात नहीं है. So there are different kinds of people. I think Rahul Gandhi is very capable. World has shown that. And wherever we went, जहां हम लोग गए, मैं बताऊंगा आपको कि the reception was unbelievable. पेरिस में शाम को रिसेप्शन था, उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे. बाहर 200 लोग खड़े थे, अंदर नहीं आ सके. सबको राहुल गांधी से मिलना है. Not just Indians, local people from France, politicians, intellectuals, students, okay, जहां हम गए हैं वहां भीड़ रहती है उनको मिलने के लिए. तो कुछ तो होगा. बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब. मन नहीं करता है आपसे बातें करो कि बातें खत्म की जाएं, लेकिन मैं फिर आपसे एक बार टाइम लूंगा, कुछ दिनों बाद फिर आपसे बातें करूंगा. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय दिया. थैंक यू जी.